जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल के सियासी तातुल के बाद नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रोज एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। 3.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया गया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर के लीडरों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज्यादातर लीडरों ने जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने और असेंबली इलेक्शन कराने की मांग की है। खुसूसी दर्जे की बहाली का मौजू भी मीटिंग में उठाया गया, जिस पर कहा गया कि यह मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा मौजूद थे। मीटिंग में 8 सियासी पार्टियों के 14 लीडरान शामिल हुए। वाज़ेह कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया गया था। साथ ही रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी अमल जमूद का शिकार हो गया था। जम्मू कश्मीर पर मीटिंग के बाद PM मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में हम जहत तरक्की की जानिब अहम कदम है। हमारी तरजीह जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ को मजबूत करना है। PM मोदी ने कहा, तेजी के साथ हदबंदी का अमल पूरा होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का इनेकाद किया जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। ट्वीट करते हुए PM मोदी ने यह भी कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के लीडरों से बातचीत में कहा है कि अवाम और बिलखुसूस नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवानों को सियासी क़यादत में आना चाहिए, लोगों की ख्वाहिशात की तकमील को यकीनी बनाना चाहिए। वहीं मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर के लीडरों ने अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि 5 अगस्त के फैसले को कबूल नहीं कर सकते हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और 370 की बहाली की बात की। मीटिंग के बाद गुलाम नबी आज़ाद, सईद अल्ताफ़ बुखारी समेत दीगर लीडरों ने अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। BJP चीफ रविंद्र रायना ने कहा कि PM मोदी ने जम्मू कश्मीर में तरक्की का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से वजारत खारजा के तर्जुमान A बागची का 2 टोक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। जहां तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हम तमाम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इन पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो साजगार माहौल बनाए और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकना होगा। इसके लिए उसे सख्त कार्रवाई करने और उसकी पुख्ता यकीन दहानी की जरूरत है। कुल जमाती मीटिंग को जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह ने तारीखी बताया है। कल की बैठक वो सचमुच में एक ऐतिहासिक बैठक मैं उसको कहूंगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद ये बैठक हुई है और जिस माहौल में बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने बड़ी पेशेंटली उनको सुना, शांति से सुना और हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिला। लोगों ने अपनी बात, दिल की बात कही है और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको आश्वासन दिया है कि देखिए, संविधान के दायरे में भारत के अखंडता को मद्देनजर रखते हुए और वहां की लोकतंत्र की बहाली के लिए आपके सहयोग के साथ हम आगे बढ़ेंगे, वहां की तरक्की तामीर के, इस प्रकार का आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने दिया। देखिए, कश्मीर केंद्रित को मुख्यतः जो पार्टीज थी उनका ये एजेंडा था, उन्होंने अपनी बात रखी है और उनका हक है रखने का। बाकी जो कंसेंसस था वो तो इस बात के ऊपर था कि वहां पर चुनाव हो, चुनाव से पहले डिलिमिटेशन हो और वहां की शांति बहाली के लिए पूरे प्रयास किए जाएं और लोग क्योंकि रोजगार चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, टूरिज्म बढ़े, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, इसके लिए काम होना चाहिए। तश्कील करदा ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने दिल्ली हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जराये के मुताबिक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत से ज्यादा फराहमी 12 रियासतों में फराहमी को मुतासिर कर सकती है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जितना ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को थी उससे ज्यादा मुतालबा किया था।
सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील करदा ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने दिल्ली हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुशील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो तश्कील करदा ऑडिट टीम है उसने दिल्ली हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए जिस तरह जो कमेटी फिलहाल बनाई गई थी जो ऑक्सीजन के मामले की ऑडिट कर रही थी, उस ऑडिट रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार को फिलहाल इस पूरी ऑडिटिंग टीम ने कटघरे में खड़ा किया है। साफ तौर से दिल्ली सरकार के मामले में ऑडिट रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि फिलहाल दूसरी जो कोरोना लहर थी उस दूसरी कोरोना लहर में 279 मैट्रिक टन की आवश्यकता दिल्ली को थी ऑक्सीजन की, लेकिन उस दौरान दिल्ली ने 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता बताई, जो पर्याप्त मात्रा में कहीं ज्यादा अधिक थी। और जिस तरह दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में ऑक्सीजन की खपत को लेकर लगातार सियासत भी की है, उस मामले में कई ऐसे राज्य हैं जो फिलहाल दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से उसका हर्जाना भुगत रहे थे। जैसे कि जो एनसीआर के बाद, अगर एनसीआर की बात करें तो मध्य प्रदेश का नाम लिया गया, राजस्थान का नाम लिया गया, उत्तर प्रदेश का नाम लिया गया, हरियाणा का नाम लिया गया। इन तमाम राज्यों में जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उसकी वजह दिल्ली सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की खपत की मात्रा ज्यादा लेने की थी। और इसीलिए इस ऑडिट रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं सियासी जो बवाल है वो खड़ा कर दिया है। बीजेपी की तरफ से मुनज़्ज़ा लगातार आरोप दिल्ली सरकार पर लगाया जा रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट के मामले में जिस तरह दिल्ली सरकार बार बार ये कह रही थी कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पोल खुल गई है। और इसीलिए लगातार जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने इस मामले में भी ट्वीट करके दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे आरोप को लेकर दिल्ली सरकार क्या कुछ अपना काउंटर अटैक करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑडिट रिपोर्ट है, उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन की जो मांग है वो केंद्र सरकार से की थी, जिसकी आवश्यकता फिलहाल दिल्ली को नहीं थी। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। 100 करोड़ वसूली के मामले में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ईडी ने आज नागपुर में वाक़ उनकी रिहाइश पर छापा मारा है। अनिल देशमुख फिलहाल पुणे में है। कल ईडी ने डीसीपी राजू भोजबल का बयान रिकॉर्ड किया था। वहीं आज मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है। ये समाअत सीबीआई के जरिए अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग वाली अर्जी पर है। आज ही इस पर फैसला आ सकता है। वाज़ेह हो कि देशमुख पर इल्जाम है कि वो अपनी रिहाइश का पर फरवरी 2021 में मुंबई में जराइम के खुफिया यूनिट के सचिन वाज़ेह और मुंबई के सोशल सर्विस ब्रांच के एसपी संजय पाटिल समेत मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से मिले थे और उन्हें 100 करोड़ रुपए की वसूली करने की हिदायत दी थी। इन अफसरान से कहा गया था कि वो मुख्तलिफ इदारों और दीगर जराए से वसूली करें। अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। जो वादे वसूली गैंग और घोटाले का पैसा उन्होंने कलकत्ता बोगस कंपनी के द्वारा अपने परिवार में लिया, अनेक उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। छगन भुजबल ने इसी प्रकार से घोटाले का पैसा स्वयं की कंपनी में लाया था, 3 साल जेल में रहे थे। अनिल देशमुख की यही अवस्था होने वाली है और उसके पार्टनर अनिल परब भी कुछ सप्ताह के बाद में वह भी अनिल देशमुख के साथ में होंगे। हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो कम नहीं हो रही है और अब इस मामले में और भी तेजी से कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पर सुबह 7:45 बजे से उनके नागपुर घर पे छापेमारी चल रही है। वहां पर 5 अधिकारी ईडी के मौजूद हैं अंदर, लेकिन खुद अनिल देशमुख मौजूद नहीं है। कल वो मुंबई से नागपुर गए और देर शाम को पुणे के लिए निकल गए हैं वहां पर। तो ईडी की छापेमारी जो है वहां लगातार जो है चल रही है। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि उनके मुंबई जो स्थित जो घर है उनका वर्ली इलाके में, वहां पर भी ईडी की छापेमारी इस समय चल रही है। कल हमने देखा था कि जो 100 करोड़ के वसूली के आरोप वाले मामले में डीसीपी राजू भुजबल की पूछताछ की गई थी। राजू
भुजबल जो है वो सोशल सर्विस ब्रांच देखते हैं, जिसका काम होता है पब हुक्का बार पार्लर डांस बार पर नजर रखना, उन पर छापा मारना। और यहीं से जो है 100 करोड़ की उगाही का जो मामला जो है शुरू हुआ था, इसका आरोप जो है परमवीर सिंह ने लगाया था। और इस पूरे मामले को लेकर जो है सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि केंद्र सरकार के इन एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक महीने में दूसरी बार जो है रेड पड़ी है। इसके पहले 25 मई को जो है रेड मारी गई थी इनके घर पे, इनके दफ्तर में। तो ईडी ये पता लगा रही कि आखिरकार पिछले 2-3 महीनों में कहां कितना निवेश किया गया है, कैसे निवेश किया गया है, इन सब मामलों की जांच जो है वो ईडी द्वारा की जा रही है। हालांकि जिस समय देशमुख जो है घर पर नहीं है और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि उनके मुंबई स्थित घर पे, नागपुर स्थित घर पे, दोनों जगह जो है लगातार यहाँ पे छापेमारी जो है वो चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी आरोप लगाया है कि जैसे छगन भुजबल का हश्र हुआ था, उन्होंने भी जो है घोटाले किए थे और 3 साल जेल में रहे थे, वही हालत जो है यहाँ पर अनिल देशमुख की भी होगी। और अनिल परब जिनके नाम पर भी जो है घोटाले का आरोप खुद किरीट सोमैया ने लगाया था, उसके दस्तावेज उन्होंने सीबीआई और ईडी को भी सौंपे हैं। तो एक के बाद एक करके मंत्रियों पर जो है बीजेपी का शिकंजा भी कसता चला जा रहा है और किरीट सोमैया लगातार जो है एक के बाद एक आरोप करते हुए जो है वो आरोप करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले छापेमारी के दौरान अनिल देशमुख ने बयान जारी किया था, उन्होंने ये कहा था कि जो अपराध हुआ नहीं है उस अपराध के आरोप में उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा था उनके खिलाफ कार्रवाई के पीछे राजनीति है और कुछ नहीं यहाँ पर। और यही बात संजय राउत भी जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अनिल देशमुख की मुश्किलें कम नहीं हो रही और आज जो एफआईआर रद्द करने के लिए उन्होंने जो याचिका दाखिल की है बॉम्बे हाईकोर्ट में, उस पर भी फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी मुंबई के फोर्ट इलाके में 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 14 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। इमारत का नाम आशापुरा है। बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर ही स्लैब गिरने से यह हादसा पेश आया है। अब तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये हादसा किस तरह से पेश आया और राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा हादसा होने वाला था वो टल गया है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में जब एक इमारत गिरी थी तो 11 लोगों की जानें चली गई थी। और आज सवेरे 7:30 बजे फोर्ट इलाके में मौजूद आशापुरम इस बिल्डिंग की मरम्मत की काम जारी थी, जो महाड़ा के तरफ से किया जा रहा था। तीसरे मंजिल का जो स्लैब है वो बीच में से जाकर के स्टेयर के यानी सीढ़ियों पर जाकर के गिर गया, जिसकी वजह से सीढ़ियां ब्लॉक हो गई और अंदर जो लोग थे उसमें फंस गए। मौके वारदात पर राहत बचाव काम के लिए जो है सभी लोगों को बुलाया गया। दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, वहां पर राहत बचाव काम शुरू किया गया। करीबन एक एक करके 34 लोगों को बाहर निकाला गया सुरक्षित तौर पर। हालांकि अभी तक ये जानकारी मिल रही कि इस मामले में अभी तक कोई भी हताहत नहीं हुए, कोई जख्मी नहीं हुआ है। सीढ़ियां ब्लॉक हो जाने की वजह से अंदर जो लोग थे फंस गए थे, लेकिन मौके पर राहत बचाव का काम समय से शुरू किया गया और 34 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अब ये देखा जा रहा है कि जो मरम्मत हो रही थी बिल्डिंग, तो क्या इस बिल्डिंग को खाली कराने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही कि उस बिल्डिंग में कुछ लोग रहते थे, उसके बावजूद भी वहां पर मरम्मत के काम चल रहे थे। तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा हादसा आज मुंबई में टल चुका है। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्मसाज आयशा सुल्ताना को राहत मिल गई है। केरल हाई कोर्ट ने आयशा सुल्ताना को पेशगी जमानत दे दी है। आपको बता दें, आयशा सुल्ताना पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दायर किया गया था। आयशा ने प्रफुल्ल पटेल को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करने की बात कही थी। बीजेपी लीडर ने आयशा के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज कराया था और अब इस मामले में आयशा सुल्ताना को राहत मिली है। केरल हाई कोर्ट ने आयशा सुल्ताना को पेशगी जमानत दे दी है। आपको बता दें, आयशा ने प्रफुल्ल पटेल को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करने की बात कही थी, जिसको लेकर के उन पर सेडिशन का मुकदमा दर्ज हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1975 में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई थी। उस वक्त मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने इमरजेंसी का ऐलान किया था। आज इमरजेंसी के दिन को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि इमरजेंसी के सियाह दिन हम भूल नहीं सकते। पीएम ने मज़ीद लिखा,
आइए जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और आईनी कदरों पर खरा उतरें। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लिखा कि कांग्रेस ने इक़्तिदार की हवस में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का कत्ल किया था। सत्याग्रह करने वाले कई अफराद को जेल में डाल दिया गया था, सहाफत पर ताले डाल दिए गए थे और शहरियों के हुकूक छीन लिए गए थे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने इमरजेंसी और महबूबा मुफ्ती के हवाले से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का फैसला कांग्रेस ने बेशर्मी के साथ लिया था। वहीं उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान पर यह कहा कि दफा 370 खत्म होने के बाद ही मसाइल खत्म हुए हैं। मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, आज से 46 साल पहले 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था देश में, और आपने एक एक पल को देखा है। देखिए, सत्ता के सुरूर और सामंती गुरूर में चकनाचूर कांग्रेस पार्टी ने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ आपातकाल में केवल एक परिवार की सत्ता को बचाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों का गला घोटा, हजारों लाखों लोगों को जेल भेजा, हत्याएं की, जुल्म किया, जुल्म की पराकाष्ठा की, वो निश्चित तौर से इस पाप को देश कभी भी नहीं भूल सकता। और कांग्रेस के लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र का बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। उस सामंती परिवार को ये समझना चाहिए कि उन्होंने जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लोकतंत्र के गला घोटने का षड्यंत्र किया था, हम तो इस देश की जनता को नतमस्तक होकर सलाम करते हैं कि कांग्रेस के इस आपराधिक पाप को जनता ने पूरी तरह से ध्वस्त किया, अन्यथा देश से लोकतंत्र खत्म हो गया था। सर, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, तो एक उम्मीद थी कि एक नया जम्मू कश्मीर के लिए नई रास्ते को लेकर के सभी लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी का जो बयान आया, देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद 370 समस्याएं जम्मू कश्मीर की खत्म हो रही हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा है कि पंचायत के चुनाव हुए जो कि कभी नहीं हुए थे आज़ादी से लेकर आज तक, लोकल बॉडीज़ के और अन्य जो लोकल चुनाव हैं वो हो गए। उसके अलावा डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चलेगी और चल रही है, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही इफेक्टिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे धर्मांतरण की खबर आ रही है, तमाम राजनीतिक दल इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, ये जो धर्मांतरण है, ज़बरदस्ती किया गया धर्मांतरण, इसको उसकी न संविधान इजाज़त देता है, न कोई सरकार इजाज़त दे सकती है, और न समाज इजाज़त देगा। इसलिए जो भी इस धंधे में लगे हुए हैं, कहाँ से और किस जहाँ से सुपारी लेके लगे हुए हैं, वो बचेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन युगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे रिजवी एजुकेशन सोसाइटी हेल्प योरसेल्फ NGO के इश्तराक से माजूर अफराद को मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा। 26 और 27 जून को माजूर अफराद को रिजवी कॉलेज कैंपस में मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव होगा। रिजवी एजुकेशन सोसाइटी ने माजूर अफराद को इस वैक्सीन ड्राइव से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की दरख्वास्त की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी रिजवी कॉलेज के काम की सराहना की है। फिजिकली चैलेंज जो अपाहिज है, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये इस लॉट को लोगों ने निगलेक्ट किया है, और इस मकसद को हम लोग ने पहचाना इस ज़रूरत को, और इसलिए हमने ये ख़ास ड्राइव जो है इन लोगों के लिए रखा है स्पेशल। और लोगों के अलावा बाकी जो लोग आएंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन ये उनके लिए ख़ास ड्राइव है, और ये हमने वक्त की ज़रूरत को समझा, इसलिए हमने इसको रिकग्नाइज़ किया।